हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय त्रिपाठी एक बार फिर आपके साथ आया हूं और ये जो आप पीछे फोटो लगी देख रहे हैं, यानी कि जो बैकग्राउंड में एक फोटो लगी हुई है एक रॉकेट लॉन्च होने की, तो इस फोटो को देखकर ही आप अंदाजा लगा पाएंगे आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं। और अगर आप फिर भी नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज डिस्कस करूंगा इसरो के बारे में और इसरो की कामयाबी, यानी कि इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उसकी कामयाबी के बारे में। इसरो की कामयाबी के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर इसरो है क्या। इसरो की कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और कैसे आज इसरो दुनिया भर में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा हुआ है। इसरो ने कैसे एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और इन 104 में से 101 सैटेलाइट जो हैं वो विदेशी कंट्रीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज के हैं, जिनमें इन 104 में से सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो हमारे हैं यानी कि भारत के हैं। तो कैसे और क्यों विदेशी लोगों ने या विदेशी कंट्रीज ने हमको इतना बड़ा दारोमदार दिया और इसरो पे इतना भरोसा दिखाया, और इसरो की इसी कहानी को और इसरो की इस 104 सैटेलाइट्स की कामयाबी को हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपको मालूम है, भारत ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च के वक्त जो रॉकेट के पुर्जे थे वो भी साइकिल और बैलगाड़ियों पर ढोए थे, और आज उसी इसरो ने 15 मंजिला ऊंचा एक रॉकेट तैयार किया और उसके साथ 104 सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च किए, जिसमें से 101 विदेशी और 3 भारतीय सैटेलाइट। तो चलिए बात करते हैं इसरो की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस एजेंसी है भारत की, जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसरो का हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। और इसरो के इस टाइम जो चेयरमैन है वो है AS कुमार। ठीक है, इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है AS कुमार। ये भी आपको याद रखना पड़ सकता है क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई थी। इसरो की शुरुआत हुई 1962 यानी कि 1962 में। तो पहले इसरो का नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू की गई थी। और 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम बदलकर इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया था, जो कि फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम। तो जो पहला सैटेलाइट बनाया गया था इसरो के द्वारा वो लॉन्च किया गया बाय सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, आजकल जो है उसको रशिया कहते हैं, तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया ऑन 19 अप्रैल 1975 यानी कि 19 अप्रैल 1975 को भारत के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये थी इसरो के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, यानी कि आपको इसरो का इसमें हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब आपको पता ही लग गया होगा, जैसे कोई गाड़ी होती है। मतलब अब हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो गाड़ी है हमारी, वो गाड़ी होता है रॉकेट। तो उस रॉकेट को हम क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल। तो हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वो होते हैं SLV, PSLV, GSLV। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और भारत ने अपना पहला सैटेलाइट जो खुद के बनाए हुए लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था उसका नाम था रोहिणी। 1980 में भारत ने रोहिणी नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि इसने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था, यानी कि इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल था वो SL। ठीक है, तो अब भारत के पास अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिनकी अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है, मतलब अलग अलग तरह के लोड वो लोग कैरी करके और सैटेलाइट को कैरी करके वो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, और जिससे वो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हम बात करें तो जो हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, जो हमारे इसरो ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो उसके लिए इसरो ने PSLV C-37 लॉन्च व्हीकल यूज किया।
यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज। तो ये जो रॉकेट्स हैं ये डिफरेंट टाइप से ऑफ सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि मोबाइल्स, इंटरनेट, इन सब के लिए जो सैटेलाइट यूज होते हैं, या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैसे कहाँ पर सूखा पड़ रहा है, कहाँ पर बाढ़ आ रही है, इन सब चीजों का पहले ही थोड़ा अनुमान हो जाता है, या बाद में भी अगर इनके बारे में देखना हो, इनके बारे में समझना हो तो हम इन सैटेलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमको याद रखने वाली ये बात है कि जो पहला इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो था रोहिणी। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, ठीक है। तो SLV की बात करते हैं। SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारा सबसे छोटे टाइप का लॉन्च व्हीकल है जिसको कह सकते हैं। इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो 17 टन है। लिफ्ट ऑफ वेट क्या होता है, मतलब लिफ्ट ऑफ वेट होता है टोटल वेट इंक्लूडिंग प्रोपेलर, फैन, या जो भी इसके अंदर अपना फ्यूल होगा और जो भी हम लोड डालेंगे इसमें, उस सबको इंक्लूड करके जो टोटल वेट होगा इसका, वो लिफ्ट ऑफ वेट होगा। यानी कि टोटल वेट ऑफ लॉन्च व्हीकल इज लिफ्ट ऑफ वेट। और पे लोड क्या होता है, पे लोड वो वाला लोड जो इसके अंदर हम डालेंगे ताकि वो जिसको हमने मतलब जिस सैटेलाइट को हमने लॉन्च करना है उसका वेट मान लो इतना रह सकता है जिसको हमने लॉन्च करना है। या पे लोड इज द मैक्सिमम वेट दैट इट कैन कैरी, मैक्सिमम वेट जो ये कैरी कर सकता है ताकि ये अपनी रेंज से बाहर या जहां पर हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना है वहां तक पहुंचा सके। तो वो जो मैक्सिमम पे लोड है, जितना लोड ये मैक्सिमम उठा पाएगा वो है 40 kg, ठीक है। और टोटल जो है इसका वेट वो 17 टन होता है, ठीक है। ये सबसे छोटी रेंज वाला है हमारा SLV। और ASLV की बात करें तो ASLV जो है वो इसका कह सकते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन है, यानी कि एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट होगा वो 39 टन और जो पेलोड उठा पाएगा ये 150 kg, ठीक है। और इसके बाद इसकी हाइट देख लें तो 23.5 मीटर। उसके बाद PSLV, GSLV, ये डिफरेंट अभी मतलब ये बहुत कम मैंने बताए हैं और आगे आगे बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे अभी जो मैंने बात की PSLV C37 जिसके द्वारा अभी 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, तो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपको पता लगेगा कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। उसकी स्पेसिफिकेशन इससे भी कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये हैं कुछ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जिसके द्वारा भारत अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के मंगल ग्रह पर सैटेलाइट लॉन्च करने के मिशन के बारे में। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन के तहत इसरो ने मंगल ग्रह पर अपना एक सैटेलाइट छोड़ा जिसके द्वारा हम पता लगा सकें कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है या नहीं, और अगर जीवन है तो वहां पर जीवन जीने के लिए क्या क्या सुविधाएं इस टाइम उपलब्ध हैं, जैसे कि वहां पर पानी का क्या हिसाब है, एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है, इस बारे में जानने के लिए इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया। और 5 नवंबर 2013 को लॉन्च करने के बाद 24 सितंबर 2014 को इसके सक्सेसफुल होने की खबर आ गई। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मार्स के आसपास चक्कर लगाने लग गया, सक्सेसफुली अपनी ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। और ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इंटरप्लैनेटरी से क्या मतलब है? इंटरप्लैनेटरी मतलब किसी और प्लेनेट पर सैटेलाइट लगाना, लॉन्च करना किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट पर। अभी तक इसरो क्या था, इसरो अपनी जितनी भी सैटेलाइट्स थी उसको भारत की ही ऑर्बिट में छोड़ता था, पर पहली बार मंगल ग्रह पर भी भारत ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। और किसी दूसरे ग्रह पर या मंगल ग्रह पर सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में भारत चौथा देश बन गया जिसने किसी दूसरे ग्रह पर भी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, या मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। हमसे पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम यानी कि रशिया, नासा, अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन 3 देशों ने या इन 3 स्पेस एजेंसीज ने मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, जिसके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं है। और हम भारत चौथा देश बन गया है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इससे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ऐसा करने के लिए इसरो को सिर्फ एक अटेम्प्ट लगा, यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही मंगलयान को सक्सेसफुली ऑर्बिट में
पहुंचा दिया गया मार्स की। तो ये बहुत ही गर्व वाली बात थी भारत के लिए। और इसके अलावा भारत पहला एशियन नेशन बन गया, यानी कि एशिया में अभी तक मंगल ग्रह पर किसी भी कंट्री ने सैटेलाइट नहीं दिया है, तो भारत ऐसा पहला देश था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये PSLV है और ये अर्थ है और ये अर्थ के आसपास ये ऑर्बिट्स हैं और ये मार्स, और ये मार्स पर यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ा गया भारत के द्वारा। अब ये सैटेलाइट मार्स की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिससे हम मार्स के अंदर भी जो गतिविधियां हो रही हैं या जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें हम काफी जीवन जीने की आशाएं तलाश रहे हैं, वो काफी कुछ इस सैटेलाइट्स पे निर्भर करेगा और ये सैटेलाइट की वर्किंग पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम इसरो की एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में बात करते हैं। और इस कामयाबी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। पर इससे पहले भी 18 जून 2016 को इसरो ऐसे ही एक साथ कई सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कारनामा दिखा चुका है। इसरो ने 18 जून 2016 को एक साथ 20 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, एक सिंगल पेलोड में, यानी कि एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए थे इसरो के द्वारा सक्सेसफुली। और इन 20 सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट गूगल का भी था, पर उस समय एक साथ 37 सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड रशिया के नाम था। पर इतिहास को भारत को पलटना था और इस इतिहास को पलटने के लिए भारत ने 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। और इस सैटेलाइट्स को जिस स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम था PSLV C-37। और PSLV C-37 के द्वारा भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ये 104 सैटेलाइट भारत ने चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:28 पर लॉन्च किया। और भारत के विश्वसनीय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-37 से इस मिशन को लॉन्च किया गया। और ये PSLV की 39वीं उड़ान थी, 39वीं यानी कि 39 फ्लाइट थी ये PSLV की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का ये कितना भरोसेमंद स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल कहा जा सकता है PSLV को। उसने तय समय पर, PSLV ने तय समय पर अपने ठिकाने पर पहुंच के सबसे पहले 714 किलोग्राम के कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उतारा। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट यानी कि सीसैट 2 सैटेलाइट भारत का 714 केजी का सैटेलाइट था। ये सबसे पहले इसको अंतरिक्ष में उतारा गया और उसके बाद INS-1A और INS-1B को भी उतारा गया। अब मैं आपको कार्टोसैट 2 के बारे में कुछ खास तथ्य बताता हूं कि ये भारत के लिए कैसे लाभदायक साबित होगा। कार्टोसैट 2 सीरीज की एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट, इसके जरिए देश को मौसम की सूचना से लेकर सड़कों के हाल तक की जानकारी और जमीन के उपयोग का पता लगाने तक में मदद मिल सकेगी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। अब मैंने आपको 3 सैटेलाइट्स के नाम बताए जो भारत के लॉन्च थे, जो भारत के थे इन 104 सैटेलाइट्स में से। सीसैट 2 यानी कि कार्टोसैट 2, INS-1A और INS-1B। पर इन 3 सैटेलाइट्स के अलावा 101 सैटेलाइट्स जो थी वो विदेशी थी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि भारत ने 101 विदेशी सैटेलाइट्स भी इसके साथ लॉन्च किए। और अब इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत ने जो 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं उनमें से 3 सैटेलाइट भारत के खुद के थे। उन 3 सैटेलाइट्स के नाम थे कार्टोसैट 2, INS-1A और INS-1B। उसके अलावा 101 विदेशी सैटेलाइट थे। और 101 विदेशी सैटेलाइट कौन कौन से देशों के थे? उनमें से 96 सैटेलाइट्स अमेरिका की 2 कंपनियों के थे, यानी कि अमेरिका की 96 सैटेलाइट्स। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के पास नासा जैसी स्पेस एजेंसी होते हुए भी उन्होंने इतनी भारी मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च करने का जिम्मा इसरो को सौंपा। और इजराइल का एक सैटेलाइट, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमाइरेट का भी एक सैटेलाइट इसमें शामिल था। संयुक्त अरब अमाइरेट यानी कि UAE। और उसके बाद हम बात करें तो भारत ने रूसी एजेंसी को यानी कि रशिया को पीछे छोड़ दिया है। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इससे पहले 2014 में रशिया ने एक साथ
37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था और अब भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, और आपको ये जान के बहुत खुशी भी होगी और बहुत आश्चर्य भी होगा कि जो सभी 104 सैटेलाइट थे वो कक्षा में पहुंच चुके हैं, यानी कि अपनी अपनी ऑर्बिट्स में पहुंच चुके हैं और इनमें से 77 यानी कि 77 ने काम करना शुरू भी कर दिया है। और अब मैं आपको आगे PSLV C37 यानी कि जिस रॉकेट से ये मिशन कामयाब हुआ है उसके बारे में थोड़ा उसकी स्पेसिफिकेशन देता हूँ। वो रॉकेट जो PSLV C37 था वो 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये रॉकेट था और इसमें इसका जो वजन है वो 320 टन का वजन है, 320 टन। और इसकी ऊंचाई थी 44.4 मीटर यानी कि 44.4 मीटर इसकी ऊंचाई है और इस पर 1378 केजी वजन था, यानी कि इसका जो पेलोड था वो 1378 केजी था। इससे पहले PSLV का चंद्रयान और मंगल मिशन में उपयोग किया गया था, यानी कि जो इससे पहले मैंने आपको बताया मंगलयान के लिए और चंद्रयान के लिए जो मिशन हुआ था उसके लिए भी इसके लिए भी PSLV का ही यूज किया गया था। तो PSLV जो है वो इसरो के लिए सबसे भरोसेमंद कह सकते हैं, माना जाता है। तो इसरो के इतने बड़े मिशन के बाद मैं आपको इसरो के पहले रॉकेट लॉन्च के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसरो का पहला रॉकेट लॉन्च था वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही व्यंग्यमयी था, हम इसको कह सकते हैं। अगर हम अब ऐसी कंडीशन के बारे में दोबारा सोचें तो हमको ये सब सोचकर हंसी आएगी, पर इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसरो का जो पहला रॉकेट था वो लॉन्च हुआ 21 नवंबर 1963 को और इस रॉकेट का नाम था नाइकी अपाचे और इस रॉकेट को भारत को अमेरिका ने दिया था। उस वक्त थुम्बा यानी कि जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता था, जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है उस जगह का नाम थुम्बा है और उस जगह पे पहले ट्रांसपोर्टेशन की कोई खास व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो रॉकेट के हिस्से थे उन्हें बैलगाड़ियों से, आप देख सकते हैं इन फोटोज में कैसे बैलगाड़ियों पर ये रॉकेट के पार्ट्स लोड कर लाए जा रहे हैं और कैसे साइकिलों पर, बैलगाड़ियों और साइकिलों पर पहले रॉकेट के जो पार्ट थे वो लाए गए थे और उसके बाद उस रॉकेट को हाथ से ही सेट किया गया था। उस लॉन्चिंग को देखने के लिए देश भर से वैज्ञानिक और स्थानीय लोग मौके पर जुटे थे और भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला रॉकेट इस प्रकार लॉन्च किया था। तो दोस्तों अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि क्यों अमेरिका, UAE, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज की पहली पसंद इसरो बना सैटेलाइट लॉन्च के लिए, कि कैसे 101 विदेशी सैटेलाइट्स के लिए भारत को चुना गया, इसरो को चुना गया। इसके लिए कुछ खास फैक्ट्स बताता हूं मैं आप। सबसे पहला कारण ये था कि बेहद कम लागत, जो PSLV से 104 सैटेलाइट भेजे गए हैं उनकी लागत आई सिर्फ $1.5 करोड़, यानी कि अगर इसे अमेरिका की किसी कंपनी यानी कि नासा के द्वारा किया जाता तो कम से कम इससे 5 गुना ज्यादा खर्चा आता। इसका एग्जाम्पल आपको यहीं से पता लग सकता है कि भारत ने जब 2013 में मंगलयान भेजा था तो इसकी जो लागत थी वो 450 करोड़ रुपया थी, पर अमेरिका ने करीब 10 गुना अधिक खर्च करके मंगल पर अपना शोधयान भेजा था, यानी कि अपना मंगल पे उन्होंने सैटेलाइट भेजा था। भारत से 10 गुना ज्यादा खर्चा किया था, जबकि भारत ने 450 करोड़ रुपए में ही ये कर लिया था। और आपको एक और खास बात बताता हूँ कि जो PSLV है वो रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। रीयूजेबल मतलब वो वहीं स्पेस में ही डिस्टॉर्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वहीं अमेरिका की SpaceX अभी तक अपने रीयूजेबल रॉकेट फैल्कॉन 9 का परीक्षण नहीं कर पाई। अमेरिका की SpaceX कंपनी है, उसने अपना रीयूजेबल रॉकेट फैल्कॉन 9 बनाया था, पर अभी तक उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। जबकि भारत ने ही, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को, भारत ने पिछले साल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यानी कि अब हम जो लॉन्चेस करेंगे वो अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से करेंगे, जिससे हमारे जो उपग्रह भेजने की लागत यानी कि सैटेलाइट भेजने की जो लागत आती है वो और कम हो जाएगी। तो ये इसीलिए भारत यानी और इसरो को सारी दुनिया आज सर उठाकर देख रही है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में काफी तरक्की कर रहा है और काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। और उसके बाद दूसरा कारण ये भी है कि सफलता दर जो है इसरो की वो बहुत ज्यादा है। अब PSLV को जो है 39 बार यूज किया गया है उपग्रह भेजने के लिए, और 39 बार में सिर्फ एक बार हमारा जो है मिशन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया। बाकी 38 टाइम्स हमेशा ही PSLV ने भारतीय वैज्ञानिकों की सोच को खरा साबित किया है। और अनुसंधान में भी इसरो पीछे नहीं। इसरो केवल
अपनी वाणिज्यिक उपलब्धियों पर ही जोर नहीं दे रहा है, बल्कि शोध अनुसंधान में भी पीछे नहीं है। चंद्रमा और मंगल की कक्षा में शोधयान भेजने के बाद अब इसरो शुक्र ग्रह पर भी शोधयान उतारने की तैयारी में है। रूस के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश होगा। तो ये सब देखकर और सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप सोच सकते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। तो अगर अब हम बात करें महिलाओं के योगदान की, तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मिशन में कहें या इसरो में और नासा में किसी भी बड़े मिशन में कहें, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये कुछ डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में। और इससे हमारे देश का सीना और चौड़ा हो जाता है कि महिलाएं भी हमारे देश में इतना आगे बढ़ रही हैं और ऐसे बड़े बड़े मिशन में कामयाबी प्राप्त करवा रही हैं हमारे देश को। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसरो में कुल 14,246 कर्मचारी हैं, जिनमें से 20 से 25% महिलाएं हैं और वहीं पर 10% इसरो में महिला इंजीनियरों की हिस्सेदारी है और 20% अमेरिकी एजेंसी नासा में महिला इंजीनियरों का आंकड़ा है। और ये कुछ स्पेस सेंटर्स हैं हमारे इसरो के, जहां पर ये अलग अलग स्पेस सेंटर्स हैं जहां पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीले नीले में शो हो रहा है, ये कुल कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और ये जो पिंक में शो हो रहा है, ये महिलाएं हैं यहाँ पर। तो ये जो पिंक में शो हो रहा है, ये करीब 20 to 25% है जो महिलाएं इसरो में काम कर रही हैं। तो महिलाओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए और महिलाओं का भी भरपूर योगदान है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब हम बात करते हैं इसरो के बजट की। भारत के बजट में इसरो की क्या भागीदारी है। भारत के बजट में 0.34% यानी कि 0.34% इसरो की हिस्सेदारी है। इसरो $10 करोड़ 2015 तक लॉन्च विदेशी सैटेलाइट से कमा चुका है और 40 साल में इसरो का जो बजट है वो नासा के छमाही खर्च जितना है, यानी कि नासा जितना 6 महीने में खर्चा करता है, 6 months में नासा का जितना खर्चा है उतना खर्चा इसरो का 40 साल का बनता है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत क्यों ना बने सबकी पहली पसंद और भारत क्यों ना बढ़े आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं कि भारत ने टोटल कितने विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए, यानी कि विदेशी कंट्रीज के लिए उनके सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 179 यानी कि 179 सैटेलाइट्स भारत ने विदेशी लॉन्च किए हैं। और वहीं बात करें अमेरिका जैसी कंट्रीज की, तो उसने सिर्फ 114 सैटेलाइट, कनाडा ने 11, सिंगापुर ने 8, जर्मनी ने 10, ब्रिटेन ने 6, इंडोनेशिया, जापान, इजराइल, स्विट्जरलैंड ने 3, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया ने 2, तुर्की, कोरिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, इटली, कजाकिस्तान 1 और अल्जीरिया ने सिर्फ 4। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि भारत कहां पर खड़ा है। तो ये था कुछ नासा के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इसरो से रिलेटेड और इसरो के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए उससे रिलेटेड। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो भूलिए ही मत करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको नए वीडियोस के लिए कोई सुझाव देना है तो आप जरूर दे सकते हैं और